अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और नए साल की जो है वो आमद आमद है। तो वैसे तो मेरा जो है वो इस बात पे ज़्यादा बिलीव नहीं है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के ऊपर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं कि अगला लम्हा जो है वो क्या आपके लिए लेकर आएगा, तो उसको सेलिब्रेट करने से क्या होगा। बहरहाल ये दुनिया का एक रवाज बना हुआ है, तो इसलिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर। आज का जो नाज़िन मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो मेरी एक रिसर्च है, और ये है बच्चों से रिलेटेड। यानी कि बच्चों का ना होना, ऑब्वियसली कि बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों के होने में कुछ इश्यूज़ होते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो एक चार्ट जो था किसी ग्रुप में किसी ने डिस्कस किया, तो मैंने सोचा कि उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि उनके जो थे वो बच्चे नहीं थे। तो उसको लेकर मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए। तो दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला बच्चा है, जो फर्स्ट कंसेप्शन है, वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर मौजूद है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो एट्थ हाउस के साथ हो, ट्वेल्थ हाउस के साथ हो, या सिक्स्थ हाउस के साथ भी हो, तो बच्चों के होने में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली एट हाउस। एट हाउस जो है उसका ताल्लुक जो है वो ब्लॉकेजेस के साथ होता है। अगर हम उसको D7 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, D7 चार्ट तो स्पेसिफिकली बच्चों के हवाले से देखा जाता है। अगर हम उसमें देखें तो एट हाउस जो होता है वो ब्लॉकेजेस को दिखाता है। इसके अलावा ख़वातीन के चार्ट में जो है वो एट हाउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसका ताल्लुक गायनी के प्रॉब्लम्स के साथ होता है, मिस कैरेजेस के साथ होता है। इवन के जो ये सर्जरीज़ होती हैं, चाइल्ड बर्थ में जो सर्जरीज़ की जाती हैं, उसमें भी जो है वो एट हाउस का ताल्लुक होता है। तो फीमेल के बर्थ चार्ट पे एट हाउस का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अगर फिफ्थ का एट के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है या एट्थ का फिफ्थ के साथ भी हो रहा है, तो स्पेसिफिकली उसको बच्चों के हवाले से देखेंगे तो आपको ऐसे इश्यूज सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको इम्पॉर्टेंट या इनफर्टाइल कहा गया है। उसमें सैटर्न एंड मरकरी तो सरे फहरिस्त है। मरकरी का जो है वो भी इसमें फर्स्ट नंबर आता है। मरकरी को जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो समझा जाता है। सैटर्न, मरकरी जैसे जो ग्रह हैं, अगर वो फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्टेड हों, ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि उनका ताल्लुक एट हाउस के साथ भी हो, इवन के सैटर्न, मरकरी, राहु एंड केतु। अब मैंने राहु की बात क्यों की, क्योंकि राहु जो है ना, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर राहु का कनेक्शन फिफ्थ हाउस के साथ बन रहा हो, या राहु का कनेक्शन अगर नाइन्थ हाउस के साथ भी बन रहा हो, तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, उनकी तरफ जो है वो रुझान हो सकता है। इवन के जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसीजर है उसको भी हम राहु के ज़मरे में भी रखेंगे, क्योंकि वो एक आउटकास्ट एनर्जी समझी जाएगी। अब केतु जो है, ठीक है, केतु जो है नाज़रीन, अगर वो फिफ्थ हाउस में होता है, ठीक है, तो उसका कनेक्शन अगर फिफ्थ हाउस में बैठे जाने वाले किसी प्लैनेट के साथ हो, स्पेसिफिकली अगर वीनस के साथ हो, तो यहाँ पर भी जो है ये गायनी के इश्यूज जो है सामने आ सकते हैं लेडीज़ के बर्थ चार्ट में। और प्लैनेट वीनस का जो है वो मेल्स के हॉरोस्कोप में जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ है, क्योंकि वीनस जो है वो सेमन है और उसको स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो अगर मेल के बर्थ चार्ट के अंदर वीनस का जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स के अंदर को इन्फ्लुएंस होता है, तो भी जो है वो इनफर्टालिटी के इश्यूज जो है वो सामने आ सकते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैं आपको D7 चार्ट के हवाले से बताना चाह रही हूँ। इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक है बीजा, बीजा कहते हैं सीड को। मर्दों के हॉरोस्कोप के अंदर वीनस, जुपिटर, ठीक है, वीनस, जुपिटर और सन, इन तीनों प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड सम अप किया जाता है। अगर वो और साइंस के अंदर हो तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फर्टेलिटी को दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि सन जो प्लैनेट है वो बीज है, वो फर्टेलिटी है मेल्स के हॉरोस्कोप के अंदर।
और जो प्लैनेट मार्स है, ठीक है, उसको फीमेल्स के हवाले से देखा जाता है, जुपिटर को फीमेल्स के हवाले से देखा जाता है। इसलिए फीमेल्स के हॉरोस्कोप के अंदर क्षेत्रीय एक पॉइंट है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है वीनस, मार्स और मून के लॉन्गिट्यूड को सम अप करके। अगर वो इवन साइन में होना चाहिए, अगर वो इवन साइन में हो तो ये जो है फर्टेलिटी को दिखाता है। इसके अलावा नाज़रीन, प्लैनेट मून जो है वो चाइल्ड बर्थ के साथ स्पेसिफिकली कनेक्टेड है, ठीक है, उसका ताल्लुक नौज़ायदा बच्चों के साथ है। मून की जो प्लेसमेंट है वो D7 चार्ट में देखी जानी बहुत ज़रूरी है कि मून जो है वो किस जो है किन साइंस के अंदर है, किन हाउसेस में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी चाइल्ड बर्थ को दिखाएगा। इवन के ये बात भी कही जाती है कि जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं D7 चार्ट में वो मेल चाइल्ड को दिखाते हैं, ठीक है, या अगर जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं समटाइम्स वो बच्चों के कम होने को दिखाते हैं, ठीक है, या फीमेल चाइल्ड को भी दिखा सकते हैं। ये D7 चार्ट के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह नाज़रीन, कुछ हाउसेस की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ। जो 6th हाउस है वो बच्चों से रिलेटेड क्राइसिस को दिखाता है। 12th हाउस जो है वो बच्चों से जो लॉसेस हैं बच्चों के हवाले से उनको दिखाता है। और 7th हाउस भी जो है वो मारी का तस्वुर किया जाता है बच्चों के हवाले से। ये D7 चार्ट की मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको वो भी साथ साथ बता रही हूँ। अब नाज़रीन, कौन से हाउसेस जो हैं वो बच्चों के साथ मुंसलिक हैं। 5th हाउस जो है पहला बच्चा, ठीक है, पहला बच्चा 5th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस से दूसरे बच्चे को देखा जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में बहुत ज़्यादा वक्फा होता है, तो आप 7th हाउस को देख सकते हैं कि 7th हाउस की क्या जो है वो पोजीशन है। इसके अलावा जो तीसरा बच्चा है वो 9th हाउस से देखा जाता है। चौथा बच्चा 11th हाउस से देखा जाता है। फिर जब आप 5वें बच्चे की तरफ जाएंगे तो आप दोबारा 5th हाउस की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो छठा बच्चा है वो 3rd हाउस से देखा जाता है। 7वां जो है वो फिर जो है उसको आप 4th हाउस से देखेंगे। इस तरह ये पूरा एक सीक्वेंस बनता है। अब नाज़रीन, मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया कि मैं अक्सर व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ विलेज लाइफ के, तो मेरे ज़हन में क्वेश्चन ये आया, मैं देख रही थी कि लोगों के इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं जो देहाती लोग हैं, देहातों में गांव में रहते हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा है लेकिन बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और मैं सोच रही थी कि कैसे ये लोग जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। तो नाज़रीन, जो प्लैनेट मार्स है ना, ठीक है, मेरे ज़हन में मार्स का ख्याल आया। मार्स का ताल्लुक ज़मीन के साथ है, लैंड के साथ है, विलेज लाइफ के साथ है, ठीक है, विलेज लाइफ के साथ है। जो ब्रिक्स के घर होते हैं, मिट्टी गारे ईंटों के घर होते हैं, उनके साथ है। तो विलेज लाइफ में चूंकि प्लैनेट मार्स स्ट्रांग है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर आपको बच्चों की तादाद ज़्यादा दिखती है, ओके, क्योंकि उसका ताल्लुक मिट्टी से है, गारे से है, ईंटों से है, विलेज लाइफ से है। तो मेरे ज़हन में जो है वो एक पॉइंट आया। वैसे भी जो लोग गांव देहातों में रहते हैं उनका जो स्टेमिना या उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, रोबस्ट हेल्थ होती है, उनके वहाँ की औरतें भी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो प्लैनेट मार्स की एनर्जी वहाँ पे जो है वो सामने आती है। तो नाज़रीन, ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको बताने की, ठीक है, जो चाइल्ड के बर्थ के हवाले से कुछ चीज़ें थी। वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।